नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वारा में। और उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। ये करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि 23-24 का पेपर है ना, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लैंग्वेज का मिल चुका है। लैंग्वेज पूछा गया था इसमें पेपर में 1 क्वेश्चन से 1 to 20 है ना। उसके बाद में करंट अफेयर्स पूछा गया था 21 से 50, फिर रीजनिंग पूछा गया था 51 से 67। ये सेट नंबर सी है। सेट नंबर सी में मैं क्वेश्चन का जो यूनिट था उनका मैं ऑर्डर बता रही हूँ। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था 68 to 110, मैथमेटिक्स 111 से 130 और साइंस 131 से 150 और जीके 151 से 170। जीके का मतलब है सोशल साइंस, है ना। तो इसमें हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम करंट अफेयर्स क्यों करें, ये तो जो है करंट इवेंट नहीं है, ये तो पुरानी बात हो गई और जो पूछेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है। आप अगर इस पेपर को देखेंगे तो इसमें करंट अफेयर्स तो पूछा ही पूछा है इसने जीएस जीके भी पूछा है। अब जीएसजी के कभी पुराना नहीं होता, कभी ओल्ड नहीं होता। उसके फैक्ट हैं और जो आज फैक्ट है वो कल भी रहेगा, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। सेम उसका आंसर चेंज नहीं होगा। बस फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा है इसमें पेपर में, तो क्या चेंज हो जाएगा? वो नहीं होगा। मतलब करंट अफेयर्स के साथ साथ इसने जीएसजी के भी पूछा है, जो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के नाम पे आप इस क्लास को स्किप नहीं कर सकते कि करंट अफेयर्स है, चलो हम जो है 2023 का पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं जो है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लैंग्वेज का मिला होगा और इसके बाद जितनी भी वीडियो आएंगी वो आप सब देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। और हम कलाम सीरीज के तहत आपको देने वाले हैं जामिया बीएड का पीवाईक्यू। सबसे पहले सॉल्यूशन 23-24 का, फिर उसके बाद में जो हमारा पेपर आएगा वो 22-23 का आएगा। फिर उसके बाद में हम करवाएंगे आपको 21-22 का और फिर कराएंगे 20-21 का। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर चल रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मतलब 21। हु अमंग द फॉलोइंग is the Minister of Education in the Union Cabinet from July 2021? निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं? मैंने पिक्चर लगा दिया पहले, जिनको जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे उनको ध्यान भी आ गया होगा कि किसकी पिक्चर है। तो हम इसमें जो आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। ये एमयू का भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है बीएड में। ठीक है, तो कई बार पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है धर्मेंद्र प्रधान कौन है। एजुकेशन मिनिस्टर है और जो प्रेजेंट में भी हैं, अभी भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के केंद्रीय कैबिनेट के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब ये कौन सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है? कौन सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है? तो करंट अफेयर्स की क्लास समझ के छोड़ नहीं देना, उसमें जीएस भी पूछा है। तो ये कौन थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री? ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद होना चाहिए। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, एमयू का भी फेवरेट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लगाएंगे जहां जो बीएड के हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीट बहुत बार हुआ है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ये सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे कैबिनेट में। और इस यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है वो है ये पिक्चर के थ्रू, मैं पिक्चर के थ्रू कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आपको दिख रहा है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं ये जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के साथ हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बनता है वो है बर्थ एनिवर्सरी। एक तो सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की, जो कि नेशनल एजुकेशन डे बोलते हैं। कब होता है ये? 11 नवंबर को होता है, अभी आया था, है ना। अब यहाँ से आपको थीम भी पूछी जा सकती है। तो जो नेशनल एजुकेशन डे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स में लिख लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है 11 नवंबर को होता है। और अगर आपका एग्जाम अब होगा, अगर जुलाई में मतलब मालूम मई में एग्जाम हुआ, मई 2024 में एग्जाम हुआ, तो जब तक जो एजुकेशन डे है वो यही वाला होगा। क्योंकि ये होता है नवंबर में, एग्जाम के बाद में आएगा, उसकी थीम तब आएगी। तो आपके लिए ये वाली थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है 2023 की, जो पूछ सकता है। तो इसकी जो थीम है वो है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में इसको ऐड करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो जो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट, और इन्हीं के नाम पे नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है। डेट भी पूछता है। क्लियर? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द प्रेजेंट
यूनियन कैबिनेट, ये क्वेश्चन अभी भी रिपीट हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट में भी यही है, प्रेजेंट में भी यही है। मनसुख मंडाविया, आप इनका जो है देख रहे होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे, तो मनसुख मंडाविया याद रख सकते हैं, हेल्दी हैं तो सुखी सुख है, तो इसलिए जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है, मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया हु टुक चार्ज इन मई 2022, मतलब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों यूज किया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है जिन्होंने मई 2022 में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर नसीम जैदी, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, या फिर ऑप्शन डी सुशील चंद्रा। जो करेक्ट आंसर है वो है राजीव कुमार, और प्रेजेंट में भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अब सोचें ये कौन सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है ना, तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सब पता है, मैं इसलिए पिक्चर नहीं लेकर आई, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द फाइनल मैच ऑफ रणजी ट्रॉफी हेल्ड इन February 2023? मतलब किसने जो है रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच जीता? तो वो लड़कों को तो सबको ही पता होगा, लड़कियां थोड़ा सोच सकती हैं कि कौन होगा, सौराष्ट्र होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मैं स्पीड में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स का है, फैक्चुअल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। जीएस के कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, जो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी फिलहाल जो जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल इन दिल्ली इन 2023 इन द 48 kg कैटेगरी? मतलब निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में 2023 में 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता? तो वो थी नीतू घंगास। और यहां से अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि नीतू घंगास की आपको कैटेगरी देकर पूछ सकता है ऑप्शन में कि इनकी कैटेगरी बताइए। 48 था या कुछ और भी मेंशन कर देगा, 50 कर देगा, 52 कर देगा, तो आपको इनकी कैटेगरी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28, विच टीम वॉन द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023? मतलब पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप था 2023 किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंडिया ने जीता, जर्मनी ने जीता, या फिर बेल्जियम ने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो मैच था, ये जो वर्ल्ड कप था, ये इंडिया में हुआ था, और इंडिया के भी ओडिशा जो स्टेट है उसमें हुआ था। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्ल्ड कप था, जो हॉकी वर्ल्ड कप था, वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा में। ठीक है, इंडिया में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जीतने वाला कौन था, विनर कौन था इसमें? जर्मनी। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये जर्मनी के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2023? मतलब निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, या फिर ब्राजील? तो इसमें आपको बताना है, पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना था। अब आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है, मैं हर क्लास में आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी। उसकी वजह यह है कि आप जब गूगल करेंगे तो उसके साथ आप एक दो इंफॉर्मेशन और भी कलेक्ट करेंगे और अपने नोट्स में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसमें जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें जो गोल्डन बूट था, ठीक है, वो किस प्लेयर को दिया गया, और एक गोल्डन बॉल किस प्लेयर को दिया गया? दो आपको आंसर सर्च करने हैं और फिर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि जो गोल्डन बूट किस प्लेयर को दिया गया था और गोल्डन बॉल किस प्लेयर को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑब्टेन्ड द क्रेडिट ऑफ हैविंग होस्टेड बोथ विंटर एंड समर ओलंपिक गेम्स? निम्नलिखित में से किस शहर ने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का श्रेय प्राप्त किया? बीजिंग, टोक्यो, पेरिस, या लंदन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द अरावली रेंज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी? मतलब अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मैप की, जो कि यहां पर मैं लेकर आई हूं। मैं हर क्वेश्चन जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं मैप के थ्रू कराऊंगी या फिर पिक्चर के थ्रू कराऊंगी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी भी बन सकता है क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन है जो कि लेना देना नहीं है करंट अफेयर्स से, जो कि ऐसा नहीं है कि मतलब अब नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकता है।
तो इसके लिए अरावली पर्वतमाला की लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी, किस किस स्टेट में है ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए मैप में आइए, तो अरावली जो आप देख रहे होंगे ये अरावली है, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन है वो अरावली पर्वतमाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ पार्ट इसका गुजरात में है, ये स्टेट गुजरात है, और ये राजस्थान है। इसका जो सबसे ज्यादा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं भी बताती चलती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये और यहाँ तक कहाँ है, क्या है, राजस्थान। तो पूछ सकता है कि अरावली का सबसे ज्यादा जो पार्ट है, जो परसेंटेज है, वो किस स्टेट में है, तो वो है राजस्थान, ठीक है। फिर हरियाणा में है, और इसका कुछ पार्ट दिल्ली में भी है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आपको कोई माउंटेन नजर नहीं आए तो आप बोल दें कि ना अरावली जो है दिल्ली में नहीं, दिल्ली में भी है, ठीक है। तो आपको देखने को मिला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शन पे, पूछा अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। उत्तराखंड में है, क्या आपको दिख रहा है उत्तराखंड यहाँ पर? नहीं है, कट करिए इसको। बिहार, हालांकि उस टाइम पे मैप नहीं होगा कि आप मैप देखेंगे और आंसर करेंगे, ये मैं आपको याद करने की वजह से मैं लेकर आई हूँ। बिहार है, बिहार इस मैप में है नहीं, तो बिहार भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश है, नहीं। हरियाणा है, हाँ हरियाणा है, तो हरियाणा है। और बाकी इन तीन ऑप्शन को आप नोट्स में ना लिख के आप इन तीन ऑप्शन की जगह आप लिख सकते हैं हरियाणा, मतलब अरावली जो रेंज है वो किस किस स्टेट में है, अरावली, राजस्थान है ना, और गुजरात, और है दिल्ली, ठीक है। ये आपके नोट्स बनके तैयार हो गए, एग्जाम के टाइम पे आप इनको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कान्हा नेशनल पार्क। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको जीएस के मिल रहे हैं, है ना। कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब आपको बताना है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, या फिर पंजाब में, या फिर तमिलनाडु में। देखिए मैंने मैप इसी स्लाइड में लगाए हैं, क्योंकि मैं अगर अलग अलग स्लाइड बनाती हूँ स्लाइड बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर आप भी समझते कि इतना सारा पढ़ना है ना, तो मैंने इसी में लगा दिया। तो आपको बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, और एमपी के भी कहाँ है, जबलपुर के थोड़ा आपको देखने को मिलेगा नीचे, ये जो है कान्हा नेशनल पार्क है। अब एमपी में तो बहुत सारे नेशनल पार्क है ना, जैसे पन्ना है, सतपुड़ा है, ठीक है, बांधवगढ़ है, माधव है। तो मैंने लिस्ट नहीं दी है यहाँ पर, जो कि पूछ सकता है, मैंने इसलिए लिस्ट नहीं दी है कि ऑलरेडी इसमें फैक्चुअल हो जा रहा है, तो एक साथ इतने सारे फैक्ट याद करना ठीक नहीं है। धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से, हर क्लास में 2-2, 4-4 फैक्ट याद करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि आगे को भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां आपको फैक्चुअल है और आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं एक साथ मैं नहीं चाह रही कि एक साथ आपको पूरा जखीरा दे दूं जीएस का और फिर आपके वो सिर के ऊपर से निकल जाए, नहीं, एक एक 2-2 करके पढ़ते चलिए, अभी टाइम है, और धीरे धीरे आप 2-2, 4-4 फैक्ट याद करते चलिए। हर को उसमें वीडियो में आपको पता चल गया कि कान्हा कहाँ है, जो है एमपी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी पलार, ऑप्शन डी कावेरी। ये थोड़ा डेप्थ में चला गया। देखिए इससे पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना जामिया के, उनका लेवल इजी था, थोड़ा लेवल इजी था। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, लेवल इसका बढ़ता जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में आपकी तैयारी हो गई, नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, थोड़ा ढंग के साथ पढ़ना होगा, है ना, थोड़ा डेप्थ में जाके भी पढ़ना होगा, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का लेवल, मतलब एग्जाम का लेवल जो है बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कंपटीशन भी हाई होता जा रहा है ना। तो क्योंकि जो पलार है ना बहुत छोटी रिवर है, और ये अक्सर एग्जाम में नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछा है। तो देखिए इसका पलार का, अब इसको जानने के लिए आपको इसका लोकेशन देखना होगा और फिर देखेंगे कि पलार कहाँ पर है और बाकी कहाँ पर है। कृष्णा को देखते हैं सबसे पहले, कृष्णा रिवर। आप वेस्टर्न घाट तो जानते ही होंगे, ये वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है ना। तो मतलब ये देखेंगे कि कृष्णा कहाँ है, कृष्णा का जो है कहाँ से वो निकलती है, ओरिजिन कहाँ से है। तो आप देखेंगे अगर मैप में, तो कृष्णा रिवर है ये, यहाँ से ये इस तरह से ये आ रही है और ये बे ऑफ बंगाल में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऐसे ही क्यों आ रही है, ये हम ये भी तो कह सकते हैं। कुछ बच्चे अभी देखें, मैं इसमें इरेज कर रही हूं इसको, ये यहां से ये यहां तक है, इस पॉइंट से ये जो इस पॉइंट से और यहां तक है, ये क्लियर। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये ईस्टर्न घाट से भी तो निकल सकती है और वेस्टर्न घाट की तरफ जा सकती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं,
कि जो स्लोप है ना, जो हमारा इंडिया का साउथ इंडिया का स्लोप है वो कुछ इस तरह से है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक, इस तरह से स्लोप है इसका। यहां से जो रिवर निकलती है वो इधर की साइड जाती है, ना कि इधर से रिवर निकल के इधर जाएगी। अब आपको भी पता है कि अगर आप कोई कहीं मान लें कि हिल पे जाके पानी फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप नीचे से आप ऊपर को पानी फेंकेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कि आप नीचे खड़े होकर पानी फेंक रहे हैं तो हिल के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। स्लोप फॉलो करता है वाटर, आपको पता ही है, जनरल सी बात है ना। तो ये जो है रिवर वो इधर से निकलती हैं और इधर आती हैं स्लोप की वजह से, और ये अरेबियन सी में नहीं जाती हैं, स्लोप इनका इधर है, तो बे ऑफ बंगाल में ये मिलती हैं। तो कृष्णा है यहाँ पर, तो ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से जाने के बाद में ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, तो हमारा ए तो नहीं होगा। फिर देखते हैं गोदावरी, तो गोदावरी आप देख रहे हैं यहाँ है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से ये निकली और यहाँ होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में पहुंच गई, क्लियर। तो हमारा गोदावरी भी नहीं होगा। पोलार को अभी छोड़ते हैं, कावेरी देखते हैं। अब कावेरी जो है यहाँ पर है, इसको हम थोड़ा जब जूम आउट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये पॉलिटिकल मैप था और ये फिजिकल मैप है। तो यहाँ हम देखेंगे कावेरी रिवर यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकलने के बाद में ये फॉलो करते हुए कहाँ आ रही है, इसका माउथ है और ये जा रही है बे ऑफ बंगाल में, क्लियर। तो कावेरी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं पलार। पलार जो है वो है यहाँ से ये निकलती है और इस तरह से बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो मतलब ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका में भी जो नंदी हिल है ना, कर्नाटक में नंदी हिल है, वहां से निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये तीनों जो हैं ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, लेकिन अगर मैं पोलार की बात करूं तो ये कर्नाटक के नंदी हिल से निकलती है, ठीक है। चलिए, पूछ सकता है, इसलिए नोट्स में आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता। अब यहाँ ये जो सोलर सिस्टम है ना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो बनते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं सारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अर्थ को हम देखते हैं, तो अर्थ को जाना जाता है ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, ठीक है। यूरेनस को जाना जाता है ग्रीन प्लेनेट के नाम से, क्लियर। जुपिटर जो है, जुपिटर ये है, तो जुपिटर को बोलते हैं, जाना जाता है इसको गैस जायंट के नाम से, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। क्लियर। और जो नेपच्यून है इसको बोलते हैं ब्लू जायंट, ये है नेपच्यून, ठीक है, ये वाला। तो ये ब्लू जायंट, मतलब ग्रीन प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं, तो क्लियर हो गया कि यूरेनस है ना, ये तो क्लियर हो गया यूरेनस। अब और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है नेपच्यून को क्या बोला जाता है, जुपिटर को किस प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, या अर्थ प्लेनेट को किस और नाम से जाना जाता है। एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर क्वेश्चन बन सकता है इनका ऑर्डर पूछ लेगा कि सन से सबसे नियरेस्ट कौन सा है और सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है, क्लियर। एक क्वेश्चन ये बनेगा सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी, और सबसे इसका सन से दूर है वो है नेपच्यून, क्लियर। फिर एक क्वेश्चन और बनेगा जो मतलब मैंने अभी बताया, इनका ऑर्डर पूछ लेगा कि मरकरी के बाद कौन है और अर्थ का पोजीशन क्या है सन से, या फिर पूछ लेगा कि इन सबका 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि सन से जो है मार्स किस नंबर पे है। और हाँ, यहाँ पर मार्स को भी जाना जाता है रेड प्लेनेट के नाम से। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान रख लेना है, क्लियर। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है और बन भी सकते हैं, बनते भी हैं, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स द ओजोन लेयर। मतलब किस एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा ओजोन लेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर, क्लियर। आपको यहाँ क्या बताना है कि ओजोन लेयर कहां पर है। अब इसके लिए आप इस पिक्चर में आइए और देखिए कि ये ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ आपको ट्रोपोस्फेयर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा होगा। तो ये जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। इसको अगर हम इस पिक्चर से देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, और यहाँ पर आपको थोड़ा ग्रीन दिख रहा होगा, ये लेयर है जो कि ओजोन लेयर है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो आपको खरीफ फसल बतानी है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो राइस भी खरीफ है, ज्वार भी खरीफ है और बाजरा भी खरीफ है, लेकिन जो वीट है तो वो है रबी की क्रॉप, इसको बोलते हैं वीट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? आपको वेक्टर क्वांटिटी बताना है, इनमें से कौन सा है? पावर, एनर्जी, फोर्स या स्पीड? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स। फैक्चुअल है ना, फैक्ट है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर बैरोमीटर? बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए यूज होता है, एयर प्रेशर। ठीक है, और जो हाइग्रोमीटर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द डिफेक्ट ऑफ द आई विच कैन बी रिमूव्ड by using suitable cylindrical lens is? ऑप्शन नंबर ए मायोपिया, ऑप्शन बी प्रेसबायोपिया, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया या फिर ऑप्शन डी एस्टिग्मेटिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस इज? मतलब प्राकृतिक गैस की संरचना है ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन बी हाइड्रोजन एंड मीथेन, या ऑप्शन सी मीथेन एंड इथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन एंड इथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, the right of minorities to establish and administer education institutions is according to which of the following? मतलब शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? आर्टिकल 30 या आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द राइट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्रीज एक्ट इटीसी इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब किसी भी कारखाने आदि में रोजगार पर रोक लगाकर बच्चों के शोषण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 24 या ऑप्शन डी आर्टिकल 23? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 24। एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है नहीं इसमें, तो हम एक्सप्लेन इसको करेंगे भी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 43, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच मेंशंस प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का उल्लेख है, वो इनमें से किसके अनुसार है? आर्टिकल 43 या आर्टिकल 44 या आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 46? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 45। देखिए आर्टिकल से ही सिर्फ इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए, टोटल 30 क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाना था, लेकिन इसमें सब है। जीएस में पॉलिटी भी डाल दिया, ज्योग्राफी भी डाल दिया, है ना, और करंट अफेयर्स तो है ही है जैसा भी है। तो और एक ही टॉपिक से मतलब आर्टिकल से 3 क्वेश्चन होना, और अभी तो और भी अमेंडमेंट से, मतलब इनको ये जिसने भी पेपर बनाया है फेवरेट रहा होगा इनका आर्टिकल वगैरह, तो सीधा सीधा आर्टिकल पूछ लिए, उसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है नहीं, आपको सीधा सीधा याद करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एडेड राइट टू एजुकेशन बाय विच cash parent or guardian is to provide opportunities for education to his child or ward between the age 6 and 14 years? कुछ नहीं कहा जा सकता, एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा मतलब एक इंपोर्टेंट बना दिया? तो वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, मतलब हिंदी में थोड़ा ये गलत टाइप हो रखा है,
ऑप्शन नंबर है 52nd अमेंडमेंट, या ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट, या ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट, या फिर डी 103rd अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 86th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंसर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब इनमें से मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट, या ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन डी 103rd अमेंडमेंट। तो इसका इसमें आंसर ऑप्शन में जो आंसर दिए हैं वो एक भी इनमें आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, लेकिन अगर नियरेस्ट इसका कोई ऑप्शन था तो वो था ऑप्शन नंबर सी 86 अमेंडमेंट। इसको ओमिट किया गया था क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन ही गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मतलब पॉलिटी से और वो भी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल अमेंडमेंट से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 30। समझ रहे हैं आप? हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक से उठा के सीधा सीधा 5-6 क्वेश्चन डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द बुकर प्राइज 2022 वाज वॉन बाय, मतलब जो बुकर प्राइज है 2022 का वो किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए शेहन करुणातिलका, ऑप्शन बी नोवायलेट बुलावाओ, ऑप्शन सी पर्सिवल एवर्ट, या ऑप्शन डी एलन गार्नर। अंग्रेजों के नाम है, थोड़ा लेने में परेशानी हो रही है। तो आपको बुकर प्राइज बताना है 2022 का। तो 2022 का जो बुकर प्राइज था वो जीता था शेहन करुणातिलका ने। इसका आंसर तो क्लियर है, लेकिन 2022 का नहीं पूछेगा। अब जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा 2023 का। ठीक है, 2023 का पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछा तो वो इन्होंने जीता था और इनका नाम है जॉर्जी। पूरा नाम इनका है जॉर्जी गोस्पिडनोव। ठीक है, इनका पूरा नाम है ये जॉर्जी। और जो इनका बुक है जिसके लिए इन्हें प्राइज दिया गया वो था टाइम शेल्टर। और इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बुकर प्राइज 2023 का जो मिला था, नाम देकर पूछ सकता है जॉर्जी गोस्पिडनोव को, वो किस बुक के लिए दिया गया था, है ना? तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम जानना, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस बुक के लिए दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और आप अगर मतलब नोट्स बना रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो परेशान ना हो, हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे पीपीटी। आप वहां से सीधा इसको या प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, जैसा भी है। तो इसके लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47। हु वाज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2022? मतलब 2022 में दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी आशा पारेख, या ऑप्शन डी रेखा। तो जो 2022 का था वो दिया गया था आशा पारेख को। ठीक है, लेकिन आपसे ये तो पूछेगा नहीं 2022 का, इतना पीछे नहीं जाएगा, मैं मानती हूँ नहीं जाएगा। आपको ये लिए जानना जरूरी नहीं था कि आशा पारेख को जानना जरूरी था, लेकिन याद करना जरूरी नहीं है। अब जो आपको याद करना जरूरी है वो है 2023 का। और 2023 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला तो वो मिला इनको, इनका नाम है वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान, याद रखिएगा, देख लीजिए पिक्चर अच्छे से ना, याद रहेगा। वहीदा रहमान को 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 48। द ऑस्कर अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वाज फ्रॉम विच फिल्म? मतलब जो ऑस्कर अवार्ड 2023 है वो किस सॉन्ग को दिया गया? अब यहां पर बच्चे हुए कंफ्यूज और बच्चे लगा के आगे नाटू नाटू, जो कि उनका गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा यहीं तक, उन्होंने आगे ध्यान ही नहीं दिया कि फिल्म पूछा गया है। उन्होंने सोचा कि जैसे उन्होंने पढ़ा द बेस्ट अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, उन्होंने फौरन लगा दिया नाटू नाटू। जबकि आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो, वाज फ्रॉम विच फिल्म, किस फिल्म के लिए दिया गया? जो नाटू नाटू सॉन्ग था वो किस फिल्म का था? तो वो था RRR, है ना? और ये इसके जो थे म्यूजिक कंपोजर थे जिनका नाम था MM कीरवानी। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि इनके जो नाटू नाटू सॉन्ग था उसके म्यूजिक कंपोजर कौन थे? MM कीरवानी।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड टू द फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट, मतलब पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, इनमें से कौन सी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें नहीं दिया जाता? 3 में दिया जाता है। तो जर्नलिज्म होगा, बुक्स होगा, ड्रामा होगा या फिर पेंटिंग होगा। तो जर्नलिज्म में भी दिया जाता है, बुक्स में भी दिया जाता है। बुक्स का मतलब यहाँ पर, बुक्स का मतलब है लिटरेचर, तो लिटरेचर में भी दिया जाता है, ड्रामा में भी दिया जाता है, मतलब म्यूजिक में दिया जाता है, लेकिन पेंटिंग में नहीं दिया जाता। और पुलित्जर जो अवार्ड है या पुरस्कार है वो इस तरह का दिखता है, ठीक है, पुलित्जर अवार्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एबल प्राइज 2023, मतलब एबल प्राइज किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर है लुइस ए कैपर्ली, ऑप्शन बी डेनिस टॉमेल सैलिवन, या फिर ऑप्शन सी लॉजेल लाजोल लोवास, या ऑप्शन डी एबी विगडरसन। तो जो 2023 का एबल प्राइज दिया गया वो दिया था लुइस कैपर्ली, ठीक है, लुइस कैपर्ली। आपका ये होमवर्क है इसमें कि आप बताएंगे एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो हमने देख लिया करंट अफेयर्स नहीं था, इसमें बहुत कुछ था, जीके वगैरह, जीएस में भी पॉलिटी भी डाली है, ज्योग्राफी भी डाली है। शुक्र है कि इकोनॉमिक्स नहीं आया है, तो कुछ भी पूछ सकता है। उम्मीद है कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी, और जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और भी सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। इसके बाद में 2023-24 का पेपर चल रहा है, उसके बाद बाकी पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा। और इसके फौरन बाद हम लेकर आ रहे हैं कलाम बैच, कलाम सीरीज की तरह सारी फैकल्टी यही रहने वाली है, जो कलाम सीरीज में आपको पढ़ाएंगी वही आपको जो है कलाम बैच में भी पढ़ाएंगी। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और सारी जो भी वीडियो अभी तक आई है वो देख ली होंगी, और जो आने वाली है वो भी आप देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।